Welcome students. Today we are going to learn about calling functions in C, and this is the second lecture in this online lecture series for Programming Fundamentals and Introduction to Computer Programming course. This is the lecture outline. आज हम पढ़ेंगे different methods to define and call functions in C. कि आप किस तरह से different techniques के through, techniques means कि definition के अंदर आप कैसे values ले सकते हैं, कैसे output print करा सकते हैं. You have a choice. और फंक्शन कॉल करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, क्या चीज़ें हों, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं. सो वी विल लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड फंक्शन कॉलिंग. देन वी हैव स्कोप ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, इसके बारे में पढ़ेंगे. और फाइनली मेमोरी एलोकेशन फंक्शन कॉल्स के लिए क्या होगी ना. थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं. पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि एक फंक्शन में जितने आप चाहें फंक्शंस लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ फंक्शंस पे, लेकिन उन सब में से एक फंक्शन मेन फंक्शन होगा. उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो किसी भी ऑर्डर में आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो उनको ऊपर नीचे जैसे आप चाहें डिफाइन कर सकते हैं. एक फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं मेन में से तो उसके एंड पे एक सेमीकोलन आता है. और एक प्रोग्राम में जो डिफरेंट फंक्शन है तो हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए. ठीक है, दो फंक्शंस एक जैसे नाम से होंगे तो वो प्रोग्राम एरर देगा आपको. फाइनली एक फंक्शन के अंदर आप एक और फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते. हर फंक्शन की डेफिनेशन दूसरे फंक्शन से बाहर आप उसको लिखते हैं, उससे बाहर होनी चाहिए. लाइक फंक्शन हेडर होता है और फंक्शन बॉडी होती है, तो किसी फंक्शन की बॉडी में आप किसी दूसरे फंक्शन का हेडर और बॉडी दोनों नहीं डाल सकते. सो दिस वाज द समरी फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर. आज हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और रन टाइम पे जहाँ पे जो भी एरर्स है, जो वैलिड इनवैलिड फंक्शन कॉल के सिनेरियोज हैं वो देखेंगे. तो ये एक सिंपल एरिया के नाम से फंक्शन है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास हो रहे, यानी कर ये पैरेंथेसिस के अंदर, और रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वॉइड है. ठीक है, सो ये फंक्शन आपको रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करके बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे मेन के अंदर सिर्फ एक लाइन है जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रही है. फिर जो कुछ भी हो रहा है फंक्शन का एरिया जो प्रिंट आउट होगा और जो इनपुट्स होंगी वो इस फंक्शन की इनसाइड होंगी. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये कोड. अभी हम इसको कंपाइल करते हैं. अच्छा ये देखिए, ओके लेट मी ट्राई दिस. अच्छा ये देखिए, मेन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल लिखते हुए मैंने सेमी कॉलन मिस कर दिया. अभी हमने फंक्शन समरी में पढ़ा था कि फंक्शन कॉल के एंड पे सेमी कॉलन आता है. तो ये देखिए लाइन नंबर 12 में इसने एरर दिया है, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर. ठीक है, तो प्रिंट एफ से पहले ये पॉइंट है, आपने ये डाल दिया. सो इफ आई रन दिस, अच्छा ये चीज़ मैं डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ कैसे आया. ये है वाइड एरिया की डेफिनेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज यूजर को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है कि आप लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करें जो कि वेरिएबल्स len और bth में सेव हो रहे हैं. ये वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होकर आपको रेक्ट एरिया के अंदर रिजल्ट सेव करें, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है. और फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करें. तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है. मैंने कोई सी भी दो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज डाली और मेरे पास ये एरिया कंप्यूट होके आ गया. अब हम देखते हैं कि क्या, एक तो हमने देख लिया था कि सेमीकोलन ना हो तो प्रॉब्लम होता है. अच्छा अब हम थोड़ा सा कब ये फंक्शन कॉल इनवैलिड हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट. मैंने डिक्लेरेशन में लिख दिया कि इसके पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जबकि मैंने यहाँ कॉल में और डेफिनेशन में ये नहीं लिखा. तो अभी हम अगर कंपाइल करें, we get this error. यहाँ पे इसने लिखा है लाइन नंबर 11 में too few arguments to function area. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने टू फ्यू यानी कम आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना चाहिए. लेट्स चेक और कोई एरर्स हैं. जी हाँ, 3 एरर्स हैं. तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डजंट मैच प्रोटोटाइप. तो प्रोटोटाइप ये देखिए ये डेफिनेशन है. और तीसरा एरर कह रहा है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का एरर है, यानी कि प्रोटोटाइप में आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है और डेफिनेशन में मैच नहीं कर रहा. सो प्रोटोटाइप का एरर है, डेफिनेशन में वो एरर दे रहा है, एंड फाइनली वो सबसे पहले उसने जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा था वहाँ पे उसने एरर दिया. तो जो फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं, डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन,
तीनों के आर्ग्यूमेंट्स मैच होने चाहिए, टाइप में भी और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में भी। तो ये हमने एरर खुद से इंड्यूस किया और हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम था। यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है area1 और वो 2 इंटीजर्स ले रहा है आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे। ठीक है, आप यहाँ पे नाम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे आप नाम लेट से ये खुद प्रॉम्प्ट कर रहा है समथिंग, चलिए मैं कोई भी नाम लिख देती हूँ A एंड B, तो क्या होगा कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है इन नामों को। ठीक है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, अब इस फंक्शन को भी हमने कॉल करना है, तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को अनकमेंट कर दिया। वाइड है तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इंट ए में 10 की वैल्यू जाएगी और बी में 9 की वैल्यू जाएगी। सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, मैं यूजर से नहीं ले रही। और area1 की डेफिनेशन ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 इंटीजर वेरिएबल्स है len, bth, लेंथ एंड ब्रेड्थ के नाम से एरिया कंप्यूट हो रहा है और वो इस इंटीजर में जा रहा है। फिर फाइनली इसको हमने प्रिंट आउट कर दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो यहाँ पे सब कंसिस्टेंट है, मतलब area1 के आर्ग्यूमेंट्स, area1 जहाँ 3 जगहों पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, area1 प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और ये कॉल में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, सो एक प्रोग्राम एक फंक्शन का नाम 3 जगहों पे हाईलाइट हो रहा है और ये हमने थियरी में स्लाइड्स में भी पढ़ा था। नाउ फर्स्ट फंक्शन जो है, अब जब आउटपुट अभी हम देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट फंक्शन में एरिया उसने हमें डायरेक्टली कंप्यूट कर दिया 90, क्योंकि इनपुट्स हम यूजर से नहीं ले रहे थे। सेकंड में वो यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्योंकि इस एरिया वाले फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने यूजर से इनपुट्स पूछी थी। सो जब हमने वो डाल दी तो एरिया कंप्यूट हो गया। सो दीज आर 2 डिफरेंट फंक्शंस और उनकी डिफरेंट टाइप्स की आर्ग्यूमेंट्स थे। नाउ लेक्चर में हमने सिंपल देखा था, लेकिन हमने एक केस और भी कवर कर लिया कि जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो क्या होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये है एंड हैव अ रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट्स बट हैव अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है, यू कैन रन दिस एज वेल, लेकिन हम इस रेक्टेंगल वाले में भी कर सकते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स ना पास करें, जैसे कि ये फंक्शन था। ठीक है, इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हम नहीं पास करते, लेकिन चेंजिंग क्या करनी है कि हम इसकी रिटर्न टाइप इंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन कॉल होगा, अभी तो इसकी रिटर्न टाइप इंट है और कॉल में हमने कुछ मतलब कहीं स्टोर नहीं कराया, और जो एरिया की डेफिनेशन है वाइड एरिया, इसको हम कर देंगे इंट एरिया और रिटर्न 0। असल में इसको क्या करना चाहिए कि एरिया रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हम एरिया प्रिंट करा रहे हैं, एरिया अंडरस्कोर रेक्ट। ओके, सो इसको कंपाइल कर लेते हैं। कोई एरर नहीं आया अभी, फंक्शन कोड। ओके, लेट मी रन दिस। इसमें एरर क्यों नहीं आया? ओके, इसका मतलब है देयर इज पॉसिबिलिटी कि मेन को फंक्शन, ओके ठीक है। अच्छा, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हमने प्रिंट यहीं पे करा दिया, अगरचे इसने ये वैल्यू मेन को रिटर्न कर दी, लेकिन मेन में वो फर्दर ये वाली चीज़ कहीं यूज ही नहीं होती, राइट। अगर मेन ने यूज करनी होती तो यहाँ पे देखिए हम कह देते हैं इससे, हमने ये y डिक्लेयर करा है इंट y, तो हम ये वैल्यू y को रिटर्न करा रहे हैं, सही। और यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं एरिया रिटर्न टू मेन, राइट। इस आपके पास इंटीजर है तो हमने ये चीज़ लिखी, सो वो y में कॉपी होगा। सो अभी देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। हाँ, ये देखिए आ गया आपके पास और एरिया सेम है, राइट। देखिए एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ये जो चीज़ थी ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने यहीं पे प्रिंट आउट करा दी थी फंक्शन के इनसाइड पे। फिर इसकी रिटर्न टाइप इंट थी, तो इसने रिटर्न तो कर दिया, राइट, यहाँ पे रिटर्न कर दिया,
लेकिन फिर रिटर्न करने के बाद जब ये लाइन नहीं थी तो कुछ नहीं हो रहा था। जब हमने ये लाइन ऐड कर दी तो ये कह रहा है एरिया रिटर्न टू मेन इज, आई होप दिस मेक सेंस, एरिया रिटर्न टू मेन इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, मतलब आप डिस्प्ले मेन के अंदर भी करा सकते हैं और जो फंक्शन आपने लिखा है उसमें भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक तरह से आसानी के लिए मैं आपको थोड़ी सी एनालॉजी बता दूं। जैसे हमने ये किया कि आपके पास नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो इनपुट्स हैं और रिटर्न वैल्यू इज योर आउटपुट, राइट। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ये एरिया फंक्शन के हवाले से है कि जब आपके पास एक रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया फाइंड करना है, तो इनपुट्स क्या हो सकती हैं, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, और उसकी आउटपुट क्या हो सकती है, उसका एरिया। ठीक है, तो आउटपुट वो रिटर्न करेगा मेन को, करे या ना करे, आप उसको जहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहें वहाँ उसका एरिया आपने शो करना है। और इनपुट्स आप मेन से भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आगे वाले लेक्चर्स में आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सो बीइंग अ डिज़ाइनर, प्रोग्राम डिज़ाइनर के तौर पे आप किसी भी तरह से अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी, अब ये देखिए, इसका नाम मैं दोनों का एरिया रख दिया, ठीक है। एक एरिया फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। एक एरिया फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन उसका रिटर्न टाइप इंट है। तो देखने में फंक्शन की इनपुट्स और आउटपुट्स डिफरेंट है, यानी कि एक में दो इनपुट्स हैं, आउटपुट टाइप वॉइड है, मतलब रिटर्न टाइप। ठीक है, आउटपुट से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट एज एन एनालॉजी आपकी आसानी के लिए है। सो अब जब नाम सेम है तो यहाँ पे पहले तो चलें हमने डिक्लेरेशन में सेम नाम रखे हैं, तो देखते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 4 में कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर एरिया, तो एक एरर तो इसने ये दे दिया। टोटल हमारे पास दो एरर्स हैं। व्हाट इज द सेकंड एरर, यहाँ पे देखते हैं। कन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर एरिया, तो यानी दो एरिया फंक्शंस हैं, कंपाइलर के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। मेन से शुरू होता है, अब एरिया जहाँ पे कॉल हो रही है, पहले हमने सिर्फ डिक्लेरेशन में एरिया किया था। अब देखिए अगर फंक्शन कॉल में दोनों फंक्शंस हैं तो डिफरेंट, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है y को और ये वाला फंक्शन जो है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब अगर चलें, मैंने डेफिनेशन को आप इसको भी एरिया कह दें, ठीक है। अब हैविंग डिफरेंट return types and having different parameters but having the same name, ये चीज़ क्या आपको देगी, एरर आएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर एरिया। ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 में डिक्लेरेशन में भी आया है, लाइन नंबर 16 में डेफिनेशन में भी है और दो एरर्स हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सो यू नीड टू हैव यूनिक नेम्स फॉर योर फंक्शंस, राइट। और ये चीज़ हमने फंक्शन की समरी में पढ़ा। ठीक है, देखने को ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं बट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, और अगर इस तरह से कुछ गलत हो जाए तो आपका एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड जो है वो आपको आउटपुट शो नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज कॉलिंग रूल्स के फंक्शन को कैसे कॉल करना है। सो इफ वी लुक एट दिस फंक्शन, ये भी बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है, सम का है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ऐड कर रहा हो, ये ए का स्क्वायर ले रहा है, बी का स्क्वायर ले रहा है और उसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, देयर आर नो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के साथ, और यहाँ इनसाइड आपके पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, तो इनका बाकी हम चीज़ें डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कॉल के हवाले से देख रहे हैं कि क्या चीज़ें परमिसिबल हैं, मतलब सही करेक्ट वे में प्रोसीड होंगी और क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, हम इसको देख लेते हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा, राइट अ फंक्शन दैट रिसीव्स 5 इंटीजर्स and returns the sum, average and standard deviation of these numbers. Call this function from main. तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा फंक्शन लिखें जो 5 इंटीजर नंबर ले यूजर से और उन 5 का सम, उनका एवरेज या मीन और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन दे, और ये तीनों चीज़ें आपने फंक्शन में बतानी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था, क्लासेस में हमने पढ़ा था
कि कोई भी सोल्यूशन करने से पहले आप उसको सूडो कोड लिखते हैं या उसका एल्गोरिदम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम वो सारी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी थिंकिंग में, अपने माइंड में हम एक तरीके से चलेंगे कि हम डायरेक्ट सी में लिखना शुरू नहीं करेंगे। सो यूजर से हमने 5 इंटीजर्स लेने हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट्स वुड बी 5 या 5 इंटीजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स वुड बी 5 और 3 तरह का हमें रिजल्ट चाहिए, सम, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले देख लेते हैं सम का, तो आपको पता है, जस्ट उन नंबर्स को ऐड कर दें। मीन या एवरेज जो है उसका फॉर्मूला ये है सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 5 है तो एन वुड बी 5, और ये म्यू साइन यहाँ पे फॉर्मूला को शो करने के लिए, ठीक है। हम सारे नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका ये जो सिंबल है सिग्मा, एक्स में से मीन को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है और उन सबको सम कर देना है। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज एक्चुअली ये जो 5 इंटीजर है ना, तो x1 x2 x3 ये 5 इंटीजर्स x, तो हर इंटीजर में से उसका मीन जो कि यहाँ से आपने फाइंड किया है, हर नंबर में से उसका मीन माइनस करना है हमारे, और उन सब नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो 5 नंबर्स थे, ये पैरेंथेसिस वाली चीज 5 टाइम्स आएगी और हर एक का स्क्वायर होके वो सब ऐड होंगे। आई होप यू आर वेल फेमिलियर विद दिस मैथमेटिकल नोटेशन, और इसको हमने n से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज नॉट हार्ड, यू हैव लर्न दिस इन कॉलेज मैथमेटिक्स। तो अब ये देखिए जो इनपुट्स हैं उसकी टाइप जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए, और सम और मीन, क्योंकि मीन का फॉर्मूला ये है, ये इन टाइप होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का जो बिल्ट इन फंक्शन है सी में, maths.h में, उसका जो वो जो डेटा लेता है वो फ्लोट टाइप है, राइट। तो हम इसको फ्लोट टाइप करेंगे, डिक्लेयर कराएंगे। अब हम इस फंक्शन को उसमें देख लेते हैं कोड ब्लॉक्स में। सो आई हैव दिस फंक्शन हियर। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको जस्ट जूम इन थोड़ा सा कर देते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिसीव्स 5 इंटीजर्स, ये वही स्टेटमेंट है। अब देखिए ये फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास चॉइस है। पिछली दफ़ा थोड़ा सा ये पॉइंट्स जो हैं ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा, आपको क्लियर होगा कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपके सामने देखिए 5 आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर लिखे हैं, 5 पैरामीटर्स, ठीक है। ये पैरामीटर्स इंट टाइप के हैं, और मैंने यहाँ क्यों लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप अगर इसका सोल्यूशन लिखें तो आप यहाँ पे कुछ भी ना लें, कोई पैरामीटर ना लें, आप फंक्शन के अंदर ही यूज़र से ले लें, और मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी में, ठीक है। वो हम देखते हैं, पहले इस कोड को समझ लेते हैं, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगी। सो इंट मेन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ABCDE 5 तरह के मैंने इंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए, ये डिफाइन करा दिए मेन के अंदर, ठीक है। अब है एंटर 5 नंबर्स, यूजर से लिए जा रहे हैं 5 नंबर्स, और स्कैनफ के थ्रू वो हर वेरिएबल के एड्रेस में वो इनपुट स्टोर की जा रही हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए स्टैट्स के नाम से, क्योंकि हमारे पास 2-3 स्टैटिस्टिक्स हैं, सम है, एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये स्टैटिस्टिक्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो ये सब इनपुट्स ले रहा है, दिस इज फंक्शन कॉल और फिर रिटर्न 0। तो मेन आपका इतना सही है, मेन आपकी इनपुट्स ले रहा है और फिर फंक्शन कॉल कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे void stats और ये जो 5 इन टाइप आर्ग्यूमेंट्स थे उन सब के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी आपने ये जो सेम नाम है इनसे परेशान नहीं होना, मैं आपको इसके बारे में अपकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगी, एंड दिस विल बी क्लियर। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है, यूजर ने, आपने कोई 5 वैल्यूज डाली थी, वो 5 वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेट हो रही है, यानी कि फंक्शन कॉल कंट्रोल ट्रांसफर करेगा फंक्शन डेफिनेशन पे। लाइन नंबर 18 जब एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 24 से, ठीक है, जहाँ से उसकी ये कर्ली ब्रेसेस शुरू होती है, ठीक है। इसके अंदर अच्छा, और ये सारा डेटा ए का इंट ए में फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा, बी का सेकंड में। अच्छा, यहाँ पे नाम सेम है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए डिफरेंट नाम W, आपको सारा चेंज करना पड़ेगा, V X Y Z, ठीक है। ऑर्डर का ख्याल रखना होता है, तो A कॉपी हो जाएगा W में, B जाएगा V में, एंड
और डी चला जाएगा y में, और आखिरी जो लास्ट वाला है वो लास्ट में कॉपी होगा। सो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे मैंने 3 इनसाइड इसके अंदर मुझे सम चाहिए, मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था फ्लोट टाइप का होना चाहिए, और ये v डिफाइन करिए। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। सम का तो सिंपल है, ये जो 5 वेरिएबल्स थे इनको आपने ऐड कर दिया और हमने उसको प्रिंट करा लिया। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज सम। फिर मुझे मीन चाहिए था, तो मीन इज सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स थे, 5, तो हमने उसको प्रिंट करा लिया। फाइनली दिस v इज एक्चुअली गिविंग मी व्हाट, v का टाइप v ना इंटीजर है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में अगर हम ये देखें, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n है, तो एक तो डिवीजन में आपके पास होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि स्क्वायर रूट का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कोड ब्लॉक्स के अंदर या उस मैथ्स की लाइब्रेरी में वो ऑपरेट करता है यहाँ पे। मतलब स्क्वायर रूट की जो इनपुट है वो डबल टाइप या फ्लोटिंग टाइप होनी चाहिए। मतलब दिस इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। सो दिस रिजल्ट न्यूमरेटर को हम स्टोर कराना, स्क्वायर लेना है, a वाज द, अच्छा अब ये देखिए मैंने यहाँ पे a लिख दिया, हालांकि ये w हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस w माइनस फर्स्ट एलिमेंट minus mean, then second element minus mean, and so on. I am just going to change this. और इसका पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास फंक्शन को डिफाइन करने की और फंक्शन को कॉल करने की, ठीक है। कॉल करने की रूल्स फिक्स्ड हैं। डिफाइन में यू हैव लिबर्टी, यू हैव चॉइस, और ये प्रोग्राम की जो डिमांड है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इनपुट या आउटपुट कहाँ पे डिफाइन करनी है। सो आई होप आई हैव चेंज दिस थिंग। सो हर एलिमेंट में से मीन माइनस हो रहा है, इसको स्क्वायर हो रहा है, उसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड देन दिस कर्ली ब्रेसेस इज क्लोजिंग। तो आपका फंक्शन कॉल एंड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, तो जो 3 रिजल्ट्स हैं वो प्रिंट में इसी फंक्शन के अंदर कर दिए, राइट। हमने ये किया, यहाँ पे कुछ एरर आया है, वी रीडिक्लेयर्ड, अच्छा ठीक है, वी यहाँ पे यूज कर लिया, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट टी कह लेते हैं, क्योंकि मैंने रन टाइम पे अभी ये नाम चेंज किए थे। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस नाउ, सो इट इज आस्किंग फॉर 5 नंबर्स, कोई से भी 5 नंबर हो सकते हैं, तो सम ऑफ 5 नंबर्स इज दिस। फिर उसका एवरेज बता दिया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखिए पॉइंट्स में हमने फ्लोट किया था तो वो आ गया। अच्छा, ये हमने फंक्शन कॉल देख ली। अब देखिए जो हमने पहले किया था, ये फंक्शन कॉल इससे हो रही है, राइट। अगर मैं एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कम कर दूँ और अब इसको रन करूँ, तो यहाँ पे एरर आया है लाइन नंबर 18 में, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन स्टैंड्स। ओके, सो आई हैव टू राइट बैक दिस। और अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, लेट मी से यहाँ पे एक f डाल देती हूँ। एक तो ये कि f इज अनडिक्लेयर्ड और कोई एरर आ रहा है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एक तो ये कि 6 आर्ग्यूमेंट्स हो गए जबकि ऊपर 5 थे, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके पास फंक्शन कॉल में। अच्छा, एक चीज़ और, ये एक वन वे है डिस्क्राइब करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये देखिए, जब यहाँ से ये 5 में यहाँ पे ले रही हूँ वैल्यूज़, ये वाला सारा काम, ये जो यूज़र से वैल्यूज़ ली जा रही हैं, इसको मैं कट करके यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना दूँ। इसी तरह जब यहाँ पे नहीं है तो कॉल में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है इनको डिक्लेयर कराने की। और अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि सेम नेम से तो ज़रा आसानी थी, दोबारा से, ओके लेट्स डू दिस, इसको कर लें w v x y and z, ठीक है। अब ये देखिए हो रहा क्या है कि मैं एक काम जो ऊपर हुआ था उसको नीचे फंक्शन की डेफिनेशन में शिफ्ट कर रही हूँ। उसका
क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि अब मैंने जो यहाँ पे तो 5 इंट आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई कैन सिंपली राइट void stats and no arguments here. I will make this line as comment और अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ। तो अब यहाँ देखिए 45, 12 कोई से भी 5 नंबर्स आप ऐड करें तो इसने वही काम आपको करके दे दिया, राइट। हो रहा क्या है कि हमने थोड़ा सा इसका प्रोग्राम को लिखने का तरीका चेंज कर लिया। मेन के अंदर आपके पास सिर्फ कॉल हो रही है और वो इनपुट्स भी यूजर से यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया है कि आपने यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स हटा दिए, सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। अब ये सब कंसिस्टेंट है तीनों चीजें, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करती हूँ फॉर एग्जांपल कि हमने गलती से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए, लेकिन जो ये जो स्टैट्स 3 जगहों पे अपेयर हो रहा है, यहाँ पे कॉल में और यहाँ डेफिनेशन में, देखिए यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है लेकिन ऊपर डिक्लेरेशन में है। तो इस केस में देखते हैं क्या है, ये लाइन नंबर 16 में एरर आ गया, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन स्टैट्स। सो आई होप कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने फंक्शन मेन में क्या चीज़, कितना डेटा लेना है या क्या काम करवाना है, और फंक्शन डेफिनेशन के इनसाइड क्या काम करवाना है, डिस्प्ले यहीं पे करवाना है या मेन में जाके करवाना है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन। आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख के ये टेक्टिक्स देख सकते हैं। सो वी विल गो फर्दर। स्कोप रूल्स अब हम देखेंगे। लेट्स सी व्हाट इज स्कोप रूल्स इन फंक्शन। स्कोप का मतलब क्या होता है कि a scope in any programming is the region of program where a variable can have its existence, and beyond that variable it cannot be and beyond that variable cannot be accessed or used. Okay, यहाँ पे इतनी, sorry for this mistake. So इसका क्या मतलब है कि आपने प्रोग्राम अपना जब लिखा है तो उसमें कहीं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो वो वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। उसका स्कोप है। स्कोप होता है ना कि उसकी रेंज या उसका एक्सपेंस, ठीक है। जैसे हम कोई डिग्री एनालॉजी के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि अच्छा जी हम आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है तो क्या स्कोप है फील्ड में, एंड सो मतलब उसका रेंज, उसका इम्पैक्ट या उसका यूज, ठीक है। सी की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही है। अब ये देखिए यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं, इंट एक्स, ये मेन से बाहर आपने डिक्लेयर कराया है, राइट। अब ये जो डेटा टाइप है एक्स, ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, प्रोग्राम का हिस्सा कौन सा ऐसा है जो एक्स को यूज कर सकता है और कौन सा हिस्सा है जो नहीं यूज कर सकता। ये चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि आपने वो वेरिएबल्स किस फंक्शन में या फंक्शन से बाहर डिफाइन किए। तो ये लाइन है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन हैज ग्लोबल स्कोप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो वेरिएबल आप यहाँ पे हेडर फाइल्स के बाद और किसी भी फंक्शन, जितने 5-6 फंक्शन है आपके पास, उन सब से बाहर आपने डिक्लेयर कराया तो वो उसका ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। आप उसको हर फंक्शन में ग्लोबली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। Such a variable is known in all functions from the point at which it's declared until the end of file. तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट से लेकर प्रोग्राम खत्म होने तक वो वेरिएबल एक्सेस मौजूद होता है, ठीक है। दैट इज देयर, वो डिस्ट्रॉय खत्म नहीं होता। उसकी वैल्यू के ऊपर जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो थ्रू आउट प्रोग्राम वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, राइट। तो ये ग्लोबल वेरिएबल, एक तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और उसका स्कोप क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो मेन से या किसी भी फंक्शन से बाहर होता है और उसका स्कोप ग्लोबल, यानी वो सब फंक्शंस के थ्रू एक्सेस हो सकता है। नाउ वी विल लुक एट लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम आपको बता रहा है, फंक्शन पैरामीटर्स आर लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन हैविंग लोकल स्कोप। लोकल का मतलब होता है ना रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एक सर्टेन रेंज तक। ग्लोबल का मतलब होता है एक्सपैंडेड, हर जगह पे, राइट। तो अब जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं हमने देखा था, ये आप आगे भी पढ़ेंगे वो, और जो वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कराते हैं, ये दोनों तरह के, ठीक है। ये ब्लू में हाईलाइटेड है, फंक्शन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, इन दोनों का स्कोप लोकल है। अब ये देखिए यहाँ छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हमने रेक्टेंगल वाला एरिया फंक्शन किया था तो उसमें हमने देखा था, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये वाले,
और ये वेरिएबल्स जो भी फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस में उसके हेडर में होंगे वो सब आपके पास लोकल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। देयरफॉर अच्छा, अब ये देखिए लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है, यानी कि वो इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। और जब ये वाली लेट मी टर्न ऑन दिस शो, सो वी सी जब आपके पास ये क्लोजिंग ब्रेस आती है तो उसके साथ ही ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्रिएट, इनके लिए मेमोरी भी, अभी मेमोरी का हम आगे बढ़ते हैं, ये क्रिएट भी तब होते हैं, मेमोरी तब रिजर्व होती है जब फंक्शन कॉल किसी पर्टिकुलर फंक्शन में कंट्रोल आता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, तो तब ये वेरिएबल्स होते हैं और ये लोकली इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके पास तो उन डिफरेंट फंक्शंस में आप जो पैरामीटर्स यूज करेंगे उनके सेम नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक वक्त में कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शन एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते, तो जब एट अ टाइम एक फंक्शन एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा उसके वो वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, तो नया फंक्शन शुरू होगा, और अगर उसके भी वेरिएबल नेम्स वही हैं जो पिछले के थे तो it does not make any difference. Now here we see global variables, जैसे कि हमने देखा था, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देखिए int मेन के अंदर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है आंसर, और ये जो a और b यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन ऊपर है int add के नाम से फंक्शन है। तो ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल यानी हेडर फाइल्स के बाद, और ये किसी भी फंक्शन से बाहर, ये जो डिक्लेरेशन है ये किसी भी कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड नहीं है। तो curly braces is body of any function, so this is global declaration. They can be accessed by any function in the program. तो इस a और b को, ये एक ही फंक्शन है यहाँ पे फिलहाल add, और ये भी इसको एक्सेस कर रहे हैं a और b को, और मेन को देखिए दो फंक्शन हैं int add int main। तो मेन में इनको आप वैल्यू असाइन करें 5 और 7, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ कोई डेटा और पास नहीं हो रहा, यानी कि मेन से जब ऐड कॉल हो रहा है तो कोई डेटा नहीं पास हो रहा, लेकिन ऐड भी खुद से ए और बी को एक्सेस कर रहा है, राइट। तो दोनों फंक्शंस ने ए और बी को एक्सेस किया क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर ये जो आप देखिए ना ये आंसर के नाम से है, ये मेन की बॉडी में, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकती। सो ग्लोबल वेरिएबल्स होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे a प्लस बी, ए में 5 है, b में 7 है, तो जब तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक वो ग्लोबल वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को होल्ड करेंगे, राइट। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। सो हियर इज अ प्रोग्राम, यही वाला प्रोग्राम है ग्लोबल वाला, इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। 7 + 5 इज 12, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये रिटर्न, ये देखिए रिटर्न y, अच्छा मैंने ये लिख दिया, थोड़ी सी चेंजिंग कर लिए, a प्लस बी। अब हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a प्लस प्लस, और यहाँ लिख देती हूँ b प्लस प्लस, ठीक है। जस्ट एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ग्लोबल वैल्यूज किस तरह से चेंज होती। तो रिटर्न करने, रिटर्न एंड पे है क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न ये करेगा, तो आपके पास ये वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी। प्रिंट एफ में हम देख लेते हैं, हम वैल्यूज इसकी देख लेते हैं ए और बी की। हम देख लेते हैं कि ग्लोबली ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे क्योंकि ए और बी ग्लोबल हैं तो यहाँ पे एक दफ़ा में आएगा और एक दफ़ा में बी आएगा। लेट मी कंपाइल दिस, देखते हैं अगर कोई एरर आता है। देयर इज नो एरर। तो यहाँ पे तो ऐड हो रहा है और वो एडिशन का रिजल्ट y में जा रहा है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो देखिए ए आपके पास 6 है और बी 8 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे ए को हमने 5 डिक्लेयर कराया था, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू 5 थी, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है। 5 में 1 ऐड हो गया और बी 7 में 1 ऐड हो गया 8। यहाँ से जब आपका कंट्रोल y दोबारा मेन में आया तो मेन में फिर बाद में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो है तो पोस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन ए और बी थ्रू आउट ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो इस फंक्शन में भी मैंने ए और बी को डिक्लेयर नहीं कराया, इधर भी नहीं कराया, क्योंकि वो आउटसाइड एनी फंक्शन डिक्लेयर थे, तो वो हर फंक्शन से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वाज आइडिया अबाउट ग्लोबल डिक्लेरेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेमोरी एलोकेशन फॉर फंक्शन कॉल्स। आपके पास क्या होता है कि हमने देखा, मैंने एज यू नो ऑल
कि मेन प्रोग्राम से आपका फंक्शन, आपका सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मेन का मकसद क्या, बाकी फंक्शन से क्यों नहीं होता? मेन आपको कम्युनिकेट कराता है आपकी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर या जो मेमोरी है रैम उसके साथ डील कर रही होती है। सो जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कराएं, जैसे हमें पता है इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है और कैर जो है वो 2 बाइट्स लेता है, तो वो बाइट्स हार्डवेयर में या मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वो स्पेस मेमोरी में एग्जिस्ट करती है। तो मेन की इनसाइड इसीलिए हम हमेशा कॉल करते हैं, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को जो जो मेमोरी चाहिए होती है वो मेन ओएस से और ओएस हार्डवेयर पे वो चीज़ें उसको मैनेज करता है। तो अब देखिए, जो आपकी मेमोरी है रैम, उसकी सर्टेन एक जितनी भी स्पेस है उसमें जब हम अपने सी प्रोग्राम में कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं जो फंक्शन बॉडी से बाहर होते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स रैम के जिस पार्ट में स्टोर होते हैं वो स्टैक उसको कहते हैं। तो ये फिक्स्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जब किसी फंक्शन में एंटर होते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो उस फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं या जो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, इंटीजर टाइप के हैं या फ्लोट टाइप के हैं, तो वो रन टाइम पे स्टैक में मेमोरी उनकी क्रिएट होती जाती है, मतलब वो वेरिएबल्स क्रिएट होते जाते हैं। और इसीलिए दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोबल में क्या है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल की, वो 2 वेरिएबल से ए और बी वो हर फंक्शन से एक्सेस हो सकते थे। सो ग्लोबल की जो मेमोरी है वो फिक्स्ड होगी। तो ये कंपाइलर की मेन में जब मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो जो आपका कंपाइलर होता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके रैम में उसकी फिक्स्ड मेमोरी होती है, ठीक है? तो स्टैक का क्योंकि साइज कम या ज़्यादा होता जाता है डिपेंडिंग ऑन कि अभी कौन सा फंक्शन है। हो सकता है किसी फंक्शन में कोई एक लोकल वेरिएबल भी ना हो, तो उस वक्त स्टैक में कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा। सो दिस इज एन आइडिया कि फंक्शन कॉल करते हुए जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से उनकी मेमोरी का क्या सिनेरियो होता है। सो लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं वो प्रोग्राम के आखिर तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेज में मैंने शो करने की कोशिश की है। आपने यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो जब मेन में आप इस लाइन पे आए, फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, 3 और x प्लस वाई, और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंट a इंट b। हो रहा क्या है कि 3 कॉपी हो जाएगा a में और x प्लस वाई कॉपी हो जाएगा आपके पास b में। अब ये देखिए, ये फंक्शन 3 जो है वो a को पास हो रहा है, x प्लस वाई जो है वो b को पास हो रहा है, और रिटर्न टाइप इंटीजर है। अच्छा, अब ये भी लोकल वेरिएबल। अब जब कंट्रोल इधर ट्रांसफर हुआ तो 1 2 3 तीन वेरिएबल्स हैं, स्टैक के अंदर 3 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, और जो वैल्यू है वो उन वेरिएबल्स के अंदर कॉपी हो जाएगी, राइट? और जब यहाँ पे फंक्शन कॉल ख़त्म होगी और जब यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा, तो उस वक्त ये तीनों वेरिएबल्स, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर लोकल डिफाइंड थी, लोकल ए बी, तो ये ए बी और लोकल यहाँ से हट जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। तो ये लोकल वेरिएबल्स का मेमोरी के हवाले से उनका इंटरेक्शन है कि किस तरह से होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे एक कोड ब्लॉक्स में मैंने एग्जांपल लिखी है आप लोगों के लिए। आई विल शो यू दैट ग्लोबल और लोकल का क्या है। लेट्स डू दिस हियर। ये फंक्शन है हमारे पास स्कोप के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा इस कोड को हम देख लेते हैं कैसे है। ओके, सो आई हैव डिक्लेयर्ड हियर x इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू भी दे दी है, आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, इसमें कोई मसला नहीं है। दिस इज ग्लोबल, और यहाँ पे 2 फंक्शंस डिक्लेयर हैं, एक यूज लोकल के नाम से है और एक यूज ग्लोबल के नाम से। तो अभी देखिए, ग्लोबल x इन मेन इज, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू x की है, अभी यहाँ मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। देखिए, सी में हर चीज सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है, सीक्वेंस में। तो पहली लाइन ये है और पहली लाइन x को प्रिंट करा रही है, तो अगर x यहाँ नहीं लिखा हुआ तो वो ये वैल्यू लेगा 1। इट वुड बी बेटर कि अगर मैं आपको साथ में ही इसकी आउटपुट भी रन करके दिखा दूँ। So let's see here. नेक्स्ट है आपके पास, ओके लेट्स डू इट एज।
अच्छा, लोकल एक्स इन, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो एक्स आपके पास 5। अब ये वाला x, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ये x यहाँ पे ये आ गया है, तो आपने जब नाम सेम होंगे, ठीक है, एक आपके पास ऊपर x था, एक यहाँ पे, तो जो अभी ये नाम तो सेम है लेकिन वो इस वैल्यू को उठाएगा 5 को, क्योंकि सीक्वेंस में भी ये x आ रहा है, ठीक है, एक बॉडी के अंदर यहाँ पे आ रहा है स्कोप, यानी इस वेरिएबल का स्कोप अभी, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस में है तो इसके अंदर ही इसका स्कोप है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा अब ये देखिए ये कमेंट है स्टार्ट न्यू स्कोप। अब जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड, वो वहीं पे एक्सेसिबल होता है। ये जो मेन के इनसाइड दो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये एग्जांपल मैंने एक रेफरेंस बुक से उठाई है, तो उसमें ये न्यू स्कोप का मेंशन था। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर बट वी विल गो थ्रू दिस, और हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आपने ये इन दो कर्ली ब्रेसेस में ये एक नया स्कोप है, यानी कि इस स्कोप का मतलब है कि जो इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप फंक्शंस डिफाइन करेंगे, सॉरी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वो इन्हीं दो कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड ही एक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने x को 7 कहा है और जब मैं प्रिंट कराऊंगी, देखिए नाम सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, तो यहाँ पे जब मैं x प्रिंट कराऊंगी दैट वुड टेक वैल्यू 7। और जो इन कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस आपके पास मेन के इनसाइड है, इनसे बाहर वाला जो है उसको कहते हैं आउटर स्कोप। तो ये कमेंट आपको क्या दिखा रहे हैं, हाइड्स बोथ एक्स इन आउटर स्कोप, यानी कि आउटर स्कोप वाला एक्स हाइड कर रहा है, एंड ग्लोबल एक्स जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया, राइट। तो एक जगह पे आपके पास x7 आएगा। हमने नाम सेम इसीलिए रखा है ताकि हम लोकल और ग्लोबल का जो स्कोप है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में चेक कर सके। अब देखिए आपके पास यूज लोकल का फंक्शन कॉल हो रहा है, यूज ग्लोबल का कॉल हो रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा, यूज लोकल यूज ग्लोबल और यूज लोकल यूज ग्लोबल, यानी कि दो फंक्शंस हैं और वो 2 दफा कॉल हो रहे हैं। और फाइनली हमने मेन को बंद करने से पहले हमने देखना है कि x जो लोकल है यहाँ पे एंड पे वो क्या है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम लोकल की और ग्लोबल की डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, यूज लोकल, अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल ये डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, ये इसी फंक्शन में यूज हो सकता है, यानी ये जो 25 की वैल्यू है वो यहीं पे प्रिंट हो सकती है। सो यहाँ पे x शुड बी 25 और फिर प्लस प्लस x, ये 26 हो जाएगा, इट शुड बी हियर, ठीक है। जब ये फंक्शन खत्म हुआ, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, वॉइड है, तो ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे यूज लोकल कॉल हुआ था, तो इसने 2 दफा वैल्यूज प्रिंट करनी है, किसकी, एक दफा 25 प्रिंट होगा, एक दफा 26। फिर अगली लाइन में ग्लोबल कॉल हो रहा है, तो जब कंट्रोल ग्लोबल पे आएगा, इधर देखिए आपके पास प्रिंट एफ, ये अच्छा फंक्शन में एंटर होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है अगर हम ये प्रिंट करा रहे हैं तो ये कौन सा वेरिएबल होगा, जो ग्लोबल है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर तो कोई x है नहीं, तो ये ग्लोबल जो आउटसाइड एनी फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 थी वो डिफाइन करेगा। और फिर ये x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे भी देखिए डिक्लेरेशन नहीं हो रही, यही वाला x 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 10 दिस शुड बी 10। अब ये x 10 बन गया, यानी जो ग्लोबल का वेरिएबल है वो 10 हो गया है, और यहाँ पे 1 के बाद प्रिंट होगा 10। तो ये एक एक दफा जब कॉल हुए तो वो है। अब ये देखिए 1 के बाद 10, ये रहा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप इसको ड्राई रन करके देखिएगा, या यू कैन डीबग दिस एज वेल, और फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ग्लोबल देखिए पहले 1 था, अब ग्लोबल 10 हो चुका है। हमारे पास मेन के अंदर ये देखिए हम यहाँ पर थे, सो वी सॉ दिस ग्लोबल कॉल हुआ और उसके बाद दोबारा एक मरतबा लोकल और ग्लोबल कॉल हो रहा है। सो वंस अगेन जब लोकल कॉल हुआ उस वक्त क्या होगा, x दोबारा से क्रिएट हो रहा है, वो 25 है। तो सेकेंड टाइम जब लोकल कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था मेमोरी में कि आपके पास ये चीज़ लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन होते हैं, और फिर जब फंक्शन एग्जिट करता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि पिछली दफ़ा जो 25 के बाद 26 हुआ था वो दोबारा से ख़त्म हो गया था, अब ये आपके पास दोबारा से 25 और 26 प्रिंट हुआ है। सो ये आउटपुट फर्स्ट टाइम जब लोकल कॉल हुआ उसकी है, और ये आउटपुट सेकेंड टाइम जब लोकल कॉल हुआ उसकी है। अब देखिए सेकेंड टाइम जब आपके पास
ग्लोबल फंक्शन कॉल हो रहे हैं इस लाइन पर, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आई होप यू आर फॉलोइंग, इट्स नॉट वेरी हार्ड, जस्ट यू हैव टू कीप अ चेक। यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक्स पिछली दफ़ा क्या था, ग्लोबल एक्स, क्योंकि यहाँ कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, उसकी वैल्यू 1 इंटू 10 हमारे पास 10 हो गई थी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे x क्योंकि 10 है, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100, तो सेकेंड टाइम 100 होना चाहिए। सो वी कैन चेक हियर, ग्लोबल 10 है और फिर 100 है। और फिर ये आखिरी जो लाइन एग्जीक्यूट हुई हुई है, ये हम मेन के अंदर देखेंगे कि लास्ट लाइन में क्या है। सो ये देखिए यूज ग्लोबल खत्म हो गया, हमने वहां तक देखा। फिर आखिरी लाइन ये है कि लोकल एक्स इन मेन इज, तो मेन की बॉडी में हमने लोकल एक्स कहाँ दिखा दिया, देखिए ये था, ठीक है। आप कहेंगे कि एक एक्स ये भी तो था, लेकिन इसका स्कोप कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हो, ठीक है। आसानी के लिए ये समझ लें कि एक वेरिएबल जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने डिफाइन किया है, उसका स्कोप उन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगा, सही। और या तो जो आप पास करें फंक्शंस की जब बात आए, तो जो हम यहाँ पे पास करेंगे पैरामीटर्स, वो भी इस फंक्शन के लिए लोकल होंगे, यानी उसका स्कोप भी इसी फंक्शन में होगा। So you can just run this at your own, और इस different variables को use करके check कर सकते हैं कि उनका scope क्या है। So that was the end of lecture 2. Please go through it, and if you have any questions, we can discuss those questions in our live session. Thank you so much for your patient listening.